नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीसीएस प्रीलिम्स 2025 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसमें जो है करंट अफेयर की भूमिका लगभग मान के चलिए 150 में 30 से 35 प्रश्न की होती है, केवल एक सेगमेंट से, करंट अफेयर से। तो अगर आप लोग मंथली करंट अफेयर तैयार किए हैं तो ठीक है, यहाँ आप रिविजन कर सकते हैं ईयरली वार्षिकी करंट अफेयर के साथ। हमारे साथ आई दृष्टि घटना चक्र, जो कि पीसीएस में बहुत पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत करंट का अच्छा खासा प्रश्न यहाँ से प्रीलिम्स के लिए मिल जाता है आपको। तो आप लोग अगर मंथली तैयारी कर लिए हैं तो ठीक है, यहाँ रिवीजन करिए। अगर नहीं किए हैं तो आप यहाँ रिवीजन भी करिए और साथ साथ तैयार भी करते चलिए, तैयार करिए साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए। तो हम लोग इसमें वन लाइनर जो फैक्ट है उसको कवर कर चुके हैं पहले क्लास में। आज दूसरे क्लास में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य से देखेंगे। इसमें जो हमारे देश में मतलब क्या कहते हैं समसामयिक घटनाएं हुई हैं, वो चाहे पर्यावरण से संबंधित हो चाहे विज्ञान से संबंधित हो, सभी इसमें हम लोग देखेंगे। तो पिछली क्लास में आप लगभग मान के चलिए, अगर आप पिछली क्लास किए हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी जो कि राष्ट्रीय परिदृश्य में है। यहाँ डिटेल विस्तार से दिया हुआ है, वहाँ पे वन लाइनर फैक्ट दिया है। वहाँ से आपको कम से कम 5 से 7 प्रश्न मिल जाएगा। और बाकी जब विस्तार से पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी, सब एक एक टॉपिक, खेल, पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। ठीक, 15वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? सीपी राधाकृष्णन। बस इतना याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन 15वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार थे। किसके? एनडीए के उम्मीदवार थे। और इनके विपक्ष में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। याद रखिएगा कि इनके विपक्ष में कौन था, ये पूछ सकता है। और ये किस पार्टी से थे और कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इसमें और याद करने वाली क्या बात है कि जो सीपी राधाकृष्णन है, जो उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रथम वरीयता जो जिनको मिला है, वो कितने वोट पाए थे? 452। और बी सुदर्शन को 300 वोट प्राप्त हुए थे। इसमें से कुल 15 वोट अमान्य घोषित किए गए हैं। ठीक, इतना ही इसमें फैक्चुअल याद रखने लायक है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में देख लेते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु के तिरुपुर से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। ठीक, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, पुडुचेरी के भी राज्यपाल रह चुके हैं। जब उनका उपराष्ट्रपति का जो है उम्मीदवार के लिए एनडीए ने घोषणा की तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। जो बेसिक से प्रश्न पूछ सकता है संवैधानिक से, उसको भी देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। 5 वर्ष की अवधि में होता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो। उपराष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने के अन्य कारणों से हुई राष्ट्रपति के पद की नैमित का जो है रिक्त की स्थिति को पूर्ण करेगा। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है तो उनके पद को देखेंगे। ठीक, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे। बेसिक से स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछेगा तो उसमें इसको पूछ सकता है। क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरक किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। अगले उपराष्ट्रपति निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति के काल समाप्ति के 60 दिन के भीतर किया जाना है। हालांकि समय के पूर्व रिक्त स्थिति को जितना शीघ्र हो सके कराया जाता है चुनाव।
35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। क्या क्या क्राइटेरिया है निर्वाचन के? और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो। 20 सांसद होने चाहिए निर्वाचन के लिए, इनको मनोनीत करने के लिए, ठीक, समर्थन के लिए नाम जब क्या करते हैं, दाखिल करते हैं प्रस्तावक के रूप में 20 सांसद सदस्य होते हैं प्रस्तावक। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है तो इस पद हेतु पात्र नहीं है। निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सांसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसे मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त होते हैं। ठीक है, इतना ये अपने लिए वो नहीं है, ठीक, बस इतने रखिएगा जितना आपको हाईलाइट किया गया है, यही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, के तहत वायु गुणवत्ता सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक नई पहल है। इसमें याद करने वाले क्या क्या तथ्य हैं? श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में इंदौर नंबर 1 पर है, जबलपुर नंबर 2 पे है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, सूरत गुजरात ये 2 नंबर 3 पे है। श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या में अमरावती महाराष्ट्र, मुरादाबाद झांसी दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, अलवर राजस्थान का है। और तीसरी श्रेणी में 3 लाख से कम जनसंख्या देवास मध्य प्रदेश, पराडू हिमाचल प्रदेश, अंगुल उड़ीसा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में मुरादाबाद और झांसी है। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, और आगरा है, यह भी उत्तर प्रदेश का है, 10 लाख से अधिक श्रेणी 1 में रखा गया है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है इसमें? तो आगरा तीसरी रैंक 196 स्कोर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ। श्रेणी 2 में मुरादाबाद, झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, बरेली और नोएडा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अनपरा है, रायबरेली है, गजरौला है, खुर्जा भी है। कौन सी रैंकिंग है? NIRF इंडियन रैंकिंग 2025 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इसी क्या की गई है? प्रथम संस्करण 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ये अभी इसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या है? फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2025 को जारी किया है। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग जो है गणना करता है। देखते हैं क्या है यह इंडिया का 10वां संस्करण है, इंडिया रैंकिंग का 10वां संस्करण है। इनमें 9 श्रेणियां हैं, तो यहाँ से तो कम है, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछ सकता है। लगातार 7वें वर्ष कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार 7वें वर्ष किसको प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास को। अभियांत्रिकी विषय में भी IIT मद्रास को लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिसको हुआ बंगलुरु को 10वां स्थान। यहाँ देख लेते हैं IIT मद्रास चेन्नई में, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मुंबई में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। IIT दिल्ली भी है, IIT कानपुर भी है। उत्तर प्रदेश के संस्थानों की स्थिति क्या है इसको देख लेते हैं। 5वें स्थान पे IIT कानपुर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 10वें स्थान पे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 19वें स्थान पे है, IIT BHU वाराणसी ये कौन से 31वें स्थान पे है, MIT गौतम बुद्ध नगर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में है, किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी गोरखपुर में है।
विभिन्न श्रेणियों में स्थान जो है जो प्राप्त किए हैं, प्रथम स्थान कौन है? विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, कॉलेज की श्रेणी में हिंदू कॉलेज है दिल्ली का, अनुसंधान संस्थान में भारतीय विज्ञान, नवाचार श्रेणी में IIT मद्रास है, ओपन विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू है, कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पूर्व नाम सिम्होसिन स्किल है एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे में है, जो कि राज्य सर्वाधिक विश्वविद्यालय श्रेणी जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, सतत विकास में महाराष्ट्र है। ठीक, इतना तो नहीं पूछेगा सब, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दांत चिकित्सा में तो एम्स है दिल्ली। अगला है दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती। याद करने वाले तथ्य क्या है? वह एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिनका जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में हुआ था। ठीक, कहाँ उनका जन्म हुआ था? बॉम्बे, नवसारी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 3 बार वर्ष 1986, 1893, 1906 में इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यहाँ से आपसे बेसिक से प्रश्न पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब रहे हैं, ठीक, या कितनी बार रहे हैं। बस, और बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं है। अगला देखते हैं। अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ। अंगीकार क्या है? अंगीकार किसका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर खट्टर द्वारा नई दिल्ली में आवास योजना के तहत शहरी 2.0 के तहत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो अंगीकार अभियान किससे संबंधित है? तो शहरी विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के से संबंधित है। इनको सबको आवास से उपलब्ध कराना। अगला है अंगीकार 2025 देश के 5000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक 2 माह की अवधि तक चलेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है जितना, बस अंगीकार याद रखिएगा, अंगीकार से इससे संबंधित है बस, और कुछ इसमें नहीं पूछेगा। अगला देख लेते हैं। देश के महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक, इसको छोड़ के चलते हैं। अगला, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ। अगर आप बिहार दे रहे हैं तो आप याद रखिएगा, नहीं तो इसको भी यूपी के लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्या है? स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा समूह प्रणाली प्लस रिपोर्ट 2024-25। ये भी ठीक, इससे भी कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनने की संभावना है। आगे देखते हैं। ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन देख लेते हैं, क्या है? ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया गया। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस साझा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मारुति सुजुकी का पहला भारत निर्मित वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रॉनिक ई विटारा का उद्घाटन फ्लैग ऑफ किया। कोई ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। अगर देखते हैं व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025। ये भी इतना कोई महत्व नहीं रखता आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम पास हुआ है। यहाँ से भी कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। इसको एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025, इसमें क्या है? यह लोकसभा में पेश किया गया इस विधेयक का 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में, 12 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया। यहाँ से कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह एकमात्र निकाय है जो बहु खेल ओलंपिक विषयों को नियंत्रित करेगा। इसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ मान्यता बनाए रखनी होगी और ओलंपिक खेलों के लिए एथलीट चयन की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल संघ, क्षेत्रीय खेल संघ सब जो है इसमें जुड़े हैं, ठीक। चलिए इसको भी छोड़ते हैं।
आप लोग को PDF जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं और इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वही आपको कराया जा रहा है, वही आपको हाईलाइट किया जा रहा है, और बाकी आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करिए और पर्सनल मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। कहाँ कहाँ बन रही है सेमीकंडक्टर के लिए? यह देश का पहला वाणिज्यिक कंपाउंड फैब होगा। कौन होगा? 3D ग्लास उड़ीसा में, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। ये भी कोई इतना महत्व, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो बॉक्स वाला है इसको आप जरूर याद करिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। पहले से स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां। माइक्रोन ATMT गुजरात सारण में मेमोरी चिप असेंबली टेस्ट संयंत्र, 22,560 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी है जून 2023 में। टाटा PSMC फैब धोलेरा, ये भी गुजरात में है। ठीक, लॉजिक चिप है। TS80 टाटा ATMP मोरीगांव असम में। उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट यहाँ स्थापित की गई है। CG रेंसन स्टार्ट OS80 गुजरात सारण त्रिपक्षीय संयंत्र है, ये भी सारण में लगा है। HCL का ये जेवर उत्तर प्रदेश में लगा है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। HCL और फॉक्सकॉन JV वेदा जेवर उत्तर प्रदेश में डिस्प्ले ड्राइविंग चिप और 37 करोड़ का जो है मंजूरी दिया गया है। पहली सेमीकंडक्टर उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न उत्तर प्रदेश विषय से पूछ सकता है। सेमीकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य विषय बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। चलिए आगे देखते हैं। अगला ज्ञातव्य है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन इससे पूर्व 2022 में बेंगलुरु व 2023 में गांधीनगर, 2024 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। इसको कौन सा भेंट किया गया? विक्रम 3201। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर चिप है विक्रम 3201। ठीक, अगला है 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इस यूनिट की स्थापना HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन कंपनी मिलकर यमुना एक्सप्रेस के औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नजदीक पड़ेगी, ठीक, वहां पर लगाया गया है। ये उत्तर प्रदेश की पहली है, इसलिए महत्वपूर्ण है। HCL और फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान इलेक्ट्रॉनिक एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। अगला लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण B1 को मंजूरी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर पूछता है तो ऐसे पूछने की संभावना इसको बहुत कम है। अगला देखते हैं जन विश्वास उपबंधों को संशोधित विधेयक 2025। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है। ठीक, यह क्या है? 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में। इस समिति को अगले सत्र के पहले दिन तक रिपोर्ट देनी है। यह विधेयक छोटे दंडों को तर्क पर आधारित बनाता है और बार बार अपराध करने के दंड में वृद्धि करता है। इस विधेयक में कुल 355 प्रावधान है। उससे नहीं मतलब यहाँ से प्रश्न बनने की उतना कोई संभावना नहीं है। एक बार आप इसे देख लीजिए। अगला है एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम संग BSNL की ऐतिहासिक साझेदारी हुई है। क्या साझेदारी हुई है? समझौते के माध्यम से भारत बराबर IIT जबलपुर में
5G कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन शिक्षण, नेटवर्किंग, डिजिटल तकनीक उन्नत प्रशिक्षण चलाया गया है। यह दूरसंचार विभाग के टेलीकॉम इनोवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के व्यापक योजना चरणबद्ध कदम है। यहाँ से भी कुछ ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते, पूछने लायक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है इटालियन जल विद्युत परियोजना। यह कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी के मेड्रिन और टांगो तालो नदी, तालो मतलब नदियों पर प्रस्तावित एक बड़ी रन ऑफ द रिवर योजना है। रन ऑफ द रिवर योजना है। इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी में। ठीक है, यह परियोजना ड्रिल और टांगोन तालो नदियों पर आधारित है। इनके जल को सुरंग में मोड़कर एक साझा भूमिगत विद्युत ग्रिड तक पहुंचने का प्रावधान करती है। ड्री नदी मतुन से मिलकर टंगोन के साथ इटालियन गांव के पास मिलती है, जहां इसे दिबांग नदी कहा जाता है। दिबांग नदी। जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति इस परियोजना को मंजूरी देने में सिफारिश की है। अगला है तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना। यह कहाँ? यह भी अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में है। बस इतना याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या याद रखिएगा? इटालियन जल विद्युत परियोजना, रन ऑफ द रिवर, दिबांग घाटी, कौन सी नदी है? ड्रिन एंड टागोन, दिबांग नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। बेंगलुरु मेट्रो रेलवे लाइन का उद्घाटन। ये भी कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, अपने लिए छोड़ के चलते हैं। इसको देख लेते हैं। BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो आप लोग ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इसका टैग आपको लगा हुआ मिल जाएगा, BEML। 10 अगस्त 2025 को भारत सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए की ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी गई। यह मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र के भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत ओबेदुल्ला गांव में के उमरिया गांव में स्थापित किया गया। अगला है मरक्कनम। क्या है? मरक्कनम पुडुचेरी राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी मिली है। कोई मतलब नहीं है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ है। इसको एक बार देख लीजिएगा। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। 15 जुलाई 2025 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर भारत में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है। कब शुरू किया है? 15 जुलाई 2025। याद रखिएगा 15 जुलाई 2015 को इसका शुरुआत किया गया है। तो इसको 10 साल हो गए। ठीक, क्या है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। बस इतना याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को। जन शिक्षण संस्था 12वीं तक के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना देख लीजिएगा, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई है। ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, यह योजना जनवरी 2009 से प्रारंभ की गई है। स्किल इंडिया डिजिटल हब कौशल शिक्षा के लिए। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से प्रारंभ की गई है। बस इतना याद रखिएगा, ये सब फैक्चुअल है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो इसको देख लेते हैं। इसके द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 2016 से इसकी शुरुआत किया है। ठीक, अगला देखते हैं आगे इसके। यहाँ रैंकिंग देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी शहर में कौन कौन से हैं? इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत दूसरे नंबर, नई मुंबई तीसरे, विजयवाड़ा चौथे। 2024-25 की रैंकिंग है। कब की? 24 और 25 की रैंकिंग। नंबर 1 स्वच्छ शहर में कौन है? इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे नई मुंबई है, चौथे नंबर पे विजयवाड़ा है। और 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले नंबर 1 पे नोएडा उत्तर प्रदेश है, फिर चंडीगढ़ है। इसका याद रखिएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश 3 से 10 लाख वाले में, और यहाँ नवी मुंबई महाराष्ट्र, सूरत, और ये लगभग हर साल कई सालों से नंबर 1 पे बने हुए हैं। और 3 से 10 लाख श्रेणी में नोएडा उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। 3 से 10 लाख में मैसूर भी है, उज्जैन भी है, गांधीनगर भी है, गुंटूर भी है। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नई दिल्ली, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, लोनावाला महाराष्ट्र है।
10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में, ये इंपॉर्टेंट है आपका। स्वच्छ शहर श्रेणी कौन कौन से हैं? अहमदाबाद गुजरात इस बार पहली बार हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश का 10 लाख से अधिक आबादी वाला नंबर 1 पे कौन है? अहमदाबाद है। कहाँ पे है? गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 3 से 10 लाख श्रेणी में महाराष्ट्र बिलासपुर जमशेदपुर, देवास कन्नौज हरियाणा। अगला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5 गंगा नगरों, गंगा नदी के किनारे बसे नगर की रैंकिंग। प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर वाराणसी नगर निगम उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश, चौथे पटना बिहार है, फिर चौथे पे अनूप शहर उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ क्या महत्वपूर्ण है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट, कहाँ से प्रश्न बन सकता है। पूछेगा स्वच्छ 5 गंगा नगरों, गंगा नदी के किनारे बसे नगरों की रैंकिंग। तो नंबर 1 पे है प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे वाराणसी नगर निगम जो वो भी उत्तर प्रदेश में है, नंबर 3 पे कानपुर है, चौथे पटना है, फिर 5वें पे फिर उत्तर प्रदेश है। सबसे स्वच्छ छावनी परिषद कौन से? सिकंदराबाद कैंट तेलंगाना, देवलाली कैंट महाराष्ट्र और माहू कैंट मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं अहमदाबाद कैंट गुजरात का और खड़की कैंट ये भी है इसमें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम जबलपुर और गोरखपुर को सफाई कार्यक्रम को सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने के उत्कृष्ट सफाई मित्र सुरक्षा घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गोरखपुर, जबलपुर और विशाखापट्टनम को सफाई मित्र, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देखते हैं। स्वच्छ शहर पुरस्कार श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शीर्ष 20 शहरों में लखनऊ नगर निगम को तीसरा स्थान मिला है, आगरा नगर निगम को 10वां, गाजियाबाद नगर निगम को 11वां, प्रयागराज नगर निगम को 12वां, कानपुर नगर निगम को 13वां, वाराणसी नगर निगम को 17वां। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लखनऊ को तीसरा स्थान मिला है, दूसरे आगरा को मिला है 10वां स्थान, गाजियाबाद को 11वां स्थान। याद रखिएगा कि 10 लाख से अधिक आबादी में लखनऊ को तीसरा स्थान मिला है। ठीक, पहले स्थान पे अहमदाबाद है, फिर भोपाल है, फिर लखनऊ है भारत के स्थान पे, मतलब भारत में रैंकिंग का स्थान पे। चलिए आगे देखते हैं। इस श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, फिरोजाबाद, झांसी। और ये फैक्ट आप लोग पीछे देख लें यहाँ पे। इस सर्वेक्षण में प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में स्वच्छ महाकुंभ 2025 की विशेष पहल को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष मान्यता प्रदान की गई। गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यह क्या है? ये योजना तब से शुरू हुई 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने संसदीय बजट 2025-26 को प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में समग्र विकास हेतु 4 प्रमुख इंजन निर्धारित किए गए हैं। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम, ठीक, निवेश, निर्यात, कृषि। इनमें से कृषि क्षेत्र उत्पादकता वृद्धि, क्षेत्रीय अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ की गई है। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें, क्या याद करने वाले हैं? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश भर में 100 जिलों का चयन किया गया है। यह भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। यह योजना 2025-26 में शुरू होकर आगामी 6 वर्षों के लिए चलेगी। 2030-31 तक संचालन होगा। 100 जिलों में वे कृषि प्रधान क्षेत्र शामिल होंगे जो महत्वपूर्ण सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत में पीछे होंगे। मतलब जो पिछड़े राज्य होंगे, मतलब मान के चलिए कि जो नीति आयोग के लगभग आकांक्षी जिले हैं वही इसमें शामिल होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये आगामी 6 वर्षों तक संचालित रहेगी। 100 जिलों में इसका चलाया जाएगा। बस ये 2 चीज़ें रखिएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से आप किस योजना से संबंधित तो इसको आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं। योजना वार्षिक वित्तीय परिव्यय कितना? 24,000 करोड़ का है। ये जो डिजाइन नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत तर्ज पर किया गया है ना, तो आपको बताएं आकांक्षी जिले के तर्ज पे किया ही जा रहा है ये। ठीक, इसको बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग जान गए। बहुत ही ज्यादा प्रश्न इससे नहीं बनेगा। अगला क्या है? रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन द्वारा एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरण की 23वीं क्षेत्रीय बैठक हुई है। कहाँ पे हुई है? रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन ओपेक की स्थापना रासायनिक अस्त्र कन्वेंशन के तहत
की गई है। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौते के सहयोग से 1 से 3 जुलाई 2025 के मध्य नई दिल्ली में एशिया के सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरण की 23वीं बैठक आयोजित की गई है। बस इतना ही याद रखिएगा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिक से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। रासायनिक अस्त्र कन्वेंशन में हस्ताक्षरकर्ता कौन है? जनवरी 1993 में भारत है। प्रभावी कब से हुआ? 1997 में। भारत ने अपने पास पूर्व से मौजूद रासायनिक हथियारों को स्वीकार करते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरी तरह नष्ट किया है। भारत ने मार्च 2009 तक 1044 टन घोषित रासायनिक हथियारों का विनाश पूरा किया है। ऐसा करने वाला देश दक्षिण कोरिया अब अल्बानिया के बाद तीसरा देश बन गया है। अगला है खेलो भारत नीति 2025। ठीक, क्या है खेलो भारत नीति? इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकता है। इस नीति का मुख्य विजन क्या है? राष्ट्र निर्माण हेतु खेल राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग है। उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस नीति को नियमानुसार क्या क्या किया गया? शासन सुधार, निजी क्षेत्र में भागीदारी, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, राष्ट्रीय मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, राज्य हेतु आदर्श खेल नीति। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? समग्र सरकारी दृष्टिकोण। इसको आप लोग देख लीजिए। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण है कि हाँ यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन को 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2015 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी, डिजिटल इंडिया मिशन की, और भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसका शुरुआत 1 जुलाई, क्या इंपॉर्टेंट है? डिजिटल इंडिया शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बदलने के दृष्टिकोण से प्रारंभ किया गया था। चलिए इसके आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पूछ सकता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसका शुरुआत कब किया गया था? बस 1 जुलाई 2025 को। 10 साल 1 जुलाई 2025 को पूरा हो गया। 1 जुलाई 2015 को इसको शुरू किया गया था। यह अभियान भारत सरकार के अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक गलियारे, भारत माला, सागरमाला, अमृत भारत स्टेशन योजना और निर्भर भारत को सुदृढ़ता प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा जारी भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के संदर्भ G20 देश में तीसरे स्थान पर है। इसमें जैसे यूपीआई हो गया, ऑनलाइन भुगतान पे, इस सब वगैरह वगैरह में। ठीक, बाकी अब इसमें कुछ डाटा ऐसा नहीं कि कुछ डाटा ऐसा पूछेगा। भारत नेट का क्या काम है? गांवों को इंटरनेट से जोड़ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो बॉक्स वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च, 2016 में भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप लॉन्च, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क 2017 में लॉन्च किया गया। 18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, 19 में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, द आरोग्य सेतु ऐप कोरोना के दौरान लॉन्च किया गया था। 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा उमंग इंटरनेशनल का उद्घाटन किया गया है। 22 में नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन G20 की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी 2023 में। 2024 में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। ये ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। उमंग इंटरनेशनल लॉन्च आलेख के अनुसार उमंग इंटरनेशनल ऐप का उद्घाटन 2021 में बताया गया है। बस इतना, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ से तो वही पुराने जो शुरुआत किया गया है उसका ईयर पूछ लेता है, कभी कभी वो भी बेसिक में स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछ लेता है। अगला ये भी देखिए, स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत के शहरी विकास में वर्ष 2015 के एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था, जब केंद्र सरकार ने 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत अटल कार्यक्रम एक शहरी परिवर्तन लॉन्च किया था।
स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरुआत की गई थी? 25 जून 2025 को शुरू किया गया था, बस इतना याद रखिएगा। इसके तहत 100 चयनित शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ समाधान के माध्यम से ऊर्जा उठाने का कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह अभी बंद बस्ते में चला गया है। अभी कहीं आप स्मार्ट सिटी का नाम न सुनेंगे न कहीं देखेंगे। ठीक, एक भी स्मार्ट सिटी अभी तक बन के तैयार नहीं हो पाई। सब इतना जानिए कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 को। चलिए आगे देखते हैं। अमृत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये भी 25 जून 2015 को। ठीक, अमृत एवं अमृत 2.0 मिशन की शुरुआत 2021 1 अक्टूबर को। अगला है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में निर्वाचन नामावलियों पर विशेष गहन परीक्षण। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनने की कोई इतना संभावना नहीं है, बस ये बॉक्स वाले देख लीजिएगा, यहाँ से बेसिक से प्रश्न पूछ लेता है। 21 जुलाई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी मतदाता केंद्र प्रत्येक पर 1200 से कम मतदाता होंगे। यह सीमा पहले 1500 मतदाता प्रति केंद्र थे। बिहार में कितने नए केंद्र? 12,817। इतना इंपॉर्टेंट, इतना फैक्चुअल नहीं पूछता है प्रश्न। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 2025 में हुई है। कहाँ पे हुई है देख लेते हैं। और बिग कैट अलायंस में क्या क्या कौन कौन से जानवर शामिल हैं? तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस भारत द्वारा पहल किया गया एक वैश्विक गठबंधन है जिसका लक्ष्य विश्व में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा का संरक्षण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 मैसूर कर्नाटक में 50वें प्रोजेक्ट टाइगर समारोह के दौरान इसका शुभारंभ किया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की परिकल्पना वर्ष 2019 में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के आह्वान पर हुई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश तक की गई थी। 23 जनवरी 2025 से प्रभाव में आ गया है यह। ठीक है, तो इसकी बैठक में कौन कौन से 9 देश भाग लिए थे? भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान शामिल थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। इनको जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, एपी यादव को महानिदेशक। अगस्त 2025 में नेपाल आधिकारिक रूप से इसमें शामिल हुआ है। कब? अगस्त 2025 में शामिल हुआ है। हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं फैक्चुअल में भी कि बिग कैट अलायंस बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। कब हुई थी? 16 जून को। अगला है हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। यह क्या है इसमें देखते हैं डिटेल में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। ठीक, तो इसके तहत जो है उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। अगला, सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ने लिखने तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है। कार्यात्मक क्षमता की संज्ञा दी गई है। यदि किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर कम से कम 95% है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। कार्यक्रम के 5 घटक हैं: आधारभूत संरचना, संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतरता। कौन कौन से 5 घटक हैं ये भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न में। इसके 5 घटक हैं। 5 घटक कौन कौन? आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा। उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मापदंडों पर के तहत मिजोरम आधुनिक
भारत का पहला राज्य है। कब घोषणा की गई? 20 मई को की गई है। कौन पहला राज्य है? मिजोरम भारत का पहला राज्य है साक्षरता कार्यक्रम में। याद रखिएगा, पहला है, इंपॉर्टेंट है। कब घोषणा किया गया है? 20 मई को किया गया, इसलिए इसके प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा दूसरा आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे गोवा है, तीसरे नंबर पे कौन था? तो त्रिपुरा था, फिर हिमाचल प्रदेश है चौथे नंबर पे। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है ने तो इन दोनों से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया है। सबसे पहले अगर पूछ लेगा कि हाल ही में कौन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो लद्दाख है भारत की पहली पूर्ण साक्षर। केंद्र शासित प्रदेश से पूछेगा तो लद्दाख है पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई भारत की पहली। अगला है केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। 1990 के दशक में संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद ठीक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों पर मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य बना है। मिजोरम पहला। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा बना है, हिमाचल प्रदेश चौथा बना है। आगे देखते हैं संविधान हत्या दिवस। भारत संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद यह अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा 10 जनवरी 1968 को, तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। इस उद्घोषणा के लागू करने के दौरान देश में आपातकाल की एक नई इकाई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई, जब देश में आंतरिक गड़बड़ियों के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था। उपयुक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्ति की घोषित कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी है। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है पूछ सकता है, तो 25 जून 2025 को 25 जून को हर साल लगभग मनाया जाता है। गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2024 को इस अधिसूचना को दिवस मनाने के रूप में घोषित किया था। इसी घोषणा कब की गई थी? 2024 को। 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। ठीक, तत्कालीन केंद्रीय सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। 1975 में जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस दौरान जो है आपातकाल को इसमें इन्होंने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कब? 25 जून 2025 को। अगला है हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद निजाम के शासन के अधीन था। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया। अगला है देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट और एग्जाम के दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। अगला क्या है? एयर इंडिया ड्रीम नाइलर विमान दुर्घटना हुई है। आप लोग जान ही रहे हैं अहमदाबाद में। कब हुआ था? 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI 171 में अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रियासी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। लंदन गैटविक जा रही थी। कहाँ जा रही थी? लंदन के गैटविक में। 242 लोगों की मौत हुई थी, 230 यात्री और 12 कर्मी दल सवार थे। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जो है चमत्कारी रूप से बच गए थे। जो बचे थे वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। विमान हादसे के स्थान पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो कुल मरने वाले की संख्या कितना? 260। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी की भी इसमें मृत्यु हुई थी। अहमदाबाद के VG मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में इमारत पर जाकर गिरा था ये। एयर इंडिया के अनुसार यात्रियों के 169, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक की मृत्यु हुई थी।
यह जो है 2011 के वाणिज्यिक सेवा में शामिल किया गया था इस विमान को। तो 1 करोड़ रुपए, ठीक है, सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं। अगला क्या है, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की अनुमति दी है। जातिगत जनगणना से आशय है देश भर में विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी अभ्यास है। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना कब है, 2027 में जातियों के वर्णन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। जनगणना संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। तो आपसे बेसिक से प्रश्न पूछ सकता है, जनगणना राज्य श्रेणी का विषय है कि संघ श्रेणी का। तो संघ श्रेणी का विषय है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची, ठीक, जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया गया है। आगे देख लेते हैं। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या का जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने वाले अधिसूचना जारी किया गया है। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। जम्मू कश्मीर बर्फ से ढके असमकालीन क्षेत्र लद्दाख, हिमालय और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से, बाकी देश में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। अगला है चेनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। रियासी जिले में है, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बना हुआ है। आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है नदी तल से। इस पुल की कुल लंबाई है 1315 मीटर। यह पुल भारतीय रेलवे के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन को जोड़ता है, बस इतना याद रखिएगा। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय संस्थान जैसे IIT और भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया, बस इतना याद रखिएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि जिले में है, चेनाब नदी पे है, आर्च ब्रिज है, ऊंचाई कितनी है 359 मीटर है, लंबाई कितनी है 1315 मीटर है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर इस परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। इसकी मंजूरी कब दी गई थी? चेनाब पुल एलिफेंट टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। वर्ष 2030 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने को मंजूरी प्रदान की गई थी। अब बनकर कब तैयार हुआ? अब तैयार हुआ है। उद्घाटन हुआ इसका उद्घाटन हुआ है 6 जून 2025 को। अगला है विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज कौन कौन से हैं? तो दादेहू रेलवे ब्रिज चुआंगजांग में है और विश्व के हैं ये। विश्व के अन्य तो ये चीन में है, ऊंचाई 380 मीटर है। यह आर्च ब्रिज नहीं है। निजीह रेलवे ब्रिज ये जो है ये भी चीन में है। अगला जो है वो भी चीन में है, जियांगजीह रेलवे ब्रिज। लगभग सभी ब्रिज चीन में ही है इससे, और बाकी ऊंचे ब्रिज में, ठीक। अगला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। यह कहाँ पे स्थित है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। बस इतना याद रखिएगा। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? कानपुर में है। LLC इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है, कानपुर नगर। ये इसलिए पूछ सकता है क्योंकि 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक। इसे न्यू वैली उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है। अगला देखते हैं लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इनकी 300वीं जयंती पर याद रखिएगा 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। इनको जो है यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। यह पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजाति लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया। किसको दिया गया? जयमती कश्यप को। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जयमती कश्यप को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ हुआ था? 31 मई 1725 वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर, वर्तमान नाम है अहिल्या नगर में हुआ था, चौड़ी गांव में। तो महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1725 में। आपसे
इतिहास से संबंधित प्रश्न यहाँ से बेसिक बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि इनकी जो है 300 जयंती थी। ठीक, अगला देखते हैं। इतिहास में इन्होंने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं की पैतृक संपत्ति अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने के जैसे प्रयासों का अग्र रूप से जो है याद किया जाता है इनको। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य शोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की 2024 में की थी। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अब उनके सम्मान में रखा गया है। दार्शनिकी महारानी की उपाधि 1975 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, यह कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वयन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से किया गया। बस यह इतना जानिए। इसमें क्या जानिए कि ताप्ती बेसिन, इतना जानने वाली बात है कि ताप्ती बेसिन जीवामार्ग परियोजना कहां, किस किस राज्य के बीच है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बस अगला, पहलगाम से युद्ध विराम तक ऑपरेशन सिंदूर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में की गई थी। 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर प्रदर्शित कर आतंक के घाव में सीधे प्रहार करने के लिए भारत जो है सीधा प्रहार किया था। कहां पर हुआ था? अनंतनाग जिले में वैसन घाटी में 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। द रेजिडेंट फ्रंट द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई लश्कर तैयबा। बस इतना जानिए, और कुछ इतना इसमें खास है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के जवान में भारतीय सुरक्षा बलों 6 से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ठीक, बस और कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर किस लिए था? आतंकियों के लिए था। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, देख लेते हैं बाक्स वाले जो एक्ट है। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा किया है। निम्नलिखित संसद सदस्यों के 7 प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर भाजपा। ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना जानिएगा कि सिंदूर का बैठक प्रतिनिधि मंडल का गठन कितने सदस्य थे? 7 सर्वदलीय सदस्य थे। अगला है जन सुरक्षा योजना 10 वर्ष 2015 से 25 पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा जो है अटल पेंशन योजना, इनकी शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 को। ये तीनों योजनाएं बस इतना याद रखिएगा कब शुरू की गई थी, कौन कौन सी योजनाएं यहीं से पूछता है। अगला देखते हैं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में किस मंत्रालय द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए एनपीएस। पीएम किसान 2019 में कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2017 में महिला विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन 2013 स्वच्छ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये कुछ है बेसिक, जो आपसे बेसिक और करंट मिक्स करके पूछता है। उसमें आपसे करंट से संबंधित पूछ लेगा कि हाल ही में कौन सी योजना 10 वर्ष पूर्व किए हैं, और उनकी शुरुआत 9 मई को हुई थी 2015। ऐसे ये प्रश्न स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना भी है, 2005 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1950 में है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, यह योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह एक बीमा योजना है। इसमें उल्लेखनीय कि 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों डाकघरों में खाता धारक हुए इसमें शामिल होते हैं। 2 लाख रुपए तक के 1 वर्षीय टर्म जीवन बीमा जो है प्रदान करती है। प्रत्येक ग्राहक को प्रतिवर्ष 436 रुपए प्रीमियम दे होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? यह योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की पृथ्वी अथवा दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्ण क्षति के
पैरों के उपयोग की हानि एवं आग की दृष्टि से हानि पर हानि वाली बीमा राशि 2 लाख रुपए है। सीधे सीधे जानिए कि अगर कुछ आप फिजिकल ये हो जा रहे हैं तो उसका कितना है, 2 लाख रुपए है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष 20 रुपए प्रीमियम देना होता है। अटल पेंशन योजना, यह 18 से 40 वर्ष के लिए है। अटल पेंशन योजना में शामिल है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु पर्यंत तक 1000 रुपए प्रतिमाह से लेकर 5000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। अगला है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। कहाँ आयोजित है? मुंबई में आयोजित किया गया है, मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। उसे याद रखिएगा, प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। महाराष्ट्र दिवस के दिन इस भव्य उद्घाटन किया गया। 100 से अधिक देश कलाकार इसमें जो है भाग लिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। अगला है नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। ना सभी कोई प्रश्न पूछेगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं त्रिभाषा फार्मूले का जो विवाद है। नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय देख लेते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र में तीसरा बड़ा सुधार है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2040 तक भारत के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया है। पहली भाषा क्या है? मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा। तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए सिद्ध एक विकल्प है। भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 343 संघ की भाषा हिंदी और लिखित देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। 45 राज्य की राजभाषा। 46 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य की संघवेद राजभाषा। 47 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। 48 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिनियमों पर प्रयोग की जाने वाली भाषा। 49 भाषा संबंधित। 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का सुविधाएं का भाषाई अल्पसंख्यक। 51 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन। ये है आपका बेसिक। ये यहाँ से एक प्रश्न आपको कभी कभी मिलान वाले जैसे जो प्रश्न आते हैं और कूट वाले प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला है विजिजन अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, अरब सागर तट पर स्थित है। पूर्वी पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है। पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। कौन सा? विजिजन इंपॉर्टेंट है। देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है। बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है। देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर तो विजिजन में है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है, अरब सागर के तट पर। ठीक, अगला है भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किसे सम्मिलित किया गया है? तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को भगवत गीता तथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। ठीक, अगला है महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित हुआ था। कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं? 4 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती अर्थात संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था। मेले की समाप्ति तक कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता लिया है। अगला है 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन उद्घाटन हुआ। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान। ये सब तो नहीं प्रश्न पूछेगा, फिलहाल
कुंभ से एक प्रश्न तो आने की संभावना है इस बार। देख लेते हैं अगला। 29 जून को मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, फिर माघी पूर्णिमा, फिर शिवरात्रि पर इसका समापन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का भी शुभारंभ किया गया था। और क्या महत्वपूर्ण है इसमें? बस ये 2-3 चीज है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। यहां से भी कुछ ऐसा खास प्रश्न नहीं बनने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं क्या क्या इसमें। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है। क्या जारी किया है? पहला उन्नति सूचकांक जारी किया है। यह एक बेसलाइन रिपोर्ट है जो देश भर में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायती की प्रगति को मापने का एक परिवर्तनकारी उपकरण है। 9 विषय इसमें सम्मिलित हैं। गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका, स्वास्थ्य पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याय पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप सुशासन, महिला अनुकूल। गुजरात में सर्वाधिक 346 पंचायतें अग्रणी में भूमिका में है। उसके बाद तेलंगाना की 270 हैं। पहली याद रखिएगा किसकी है? गुजरात में। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत है। ब्लॉक बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। तेलंगाना में बर्नपुर ग्राम पंचायत है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुल 6,593 गांव, मध्य प्रदेश में इतना, गुजरात में इतना, महाराष्ट्र में इतना। इसमें इंपॉर्टेंट कितना कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत है। आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन ग्राम उन्नति सूचकांक में नंबर 1 पे है? तो धनोहरी ग्राम पंचायत, क्योंकि लखनऊ में है। बक्सी का तालाब। अगला देख लेते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 न्याय व्यवस्था के स्तंभों के लिए है। रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाता है। ये मुख्य 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। ठीक। बड़े राज्य में कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। इसमें 8 गौर रैंक जो है किए गए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन थे? असम, मणिपुर, नागालैंड है। पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की समग्र रैंकिंग 18 राज्यों में 5 बड़े राज्य इस प्रकार शामिल है। कौन कौन से हैं? कर्नाटक नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश 2 पे है, तेलंगाना 3 पे, केरल 6, तमिलनाडु सभी साउथ के राज्य इसमें शामिल हैं। छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1 पे है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश है। अगला है आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025। देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्राधिकरण के राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय योजना की तैयारी और अनुमोदन के लिए समन्वय करेंगे। यहाँ से कुछ खास प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, इसलिए चलते हैं आगे। तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु उपराज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। कौन सा अनुच्छेद है? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 163 के तहत है। उन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। विवाद तब गहरा जब वहां का राज्यपाल RN रवि ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों की स्वीकृति देने या उसे इनकार कर दिया था। ठीक। तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मानने के मामले में विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक ठहराया है। बस और इसमें कुछ बस उसमें अनुच्छेद 163 याद रखिएगा, बाकी और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मई 2025 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समय सीमा तय कर सके। राज्य सरकार का तर्क है कि यदि राज्यपाल को अनिश्चित काल तक बिल रखने की छूट दी जाती है तो यह लोकतंत्र और राज्य की स्वायत्तता पर हमला है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ इस मुद्दे की सुनवाई कर रही है।
11 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विस्तृत सुनवाई उपरांत 10 फरवरी 2025 को न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने निर्णय सुरक्षित रखा है। बाकी इसको आप बेसिक पे मतलब जब आपको कॉल दिखाया जाएगा तो वहाँ आप बेसिक पे देख लीजिएगा। यहाँ आपको करंट से अपडेट करा दिया गया है और PDF मिल जाएगी या आपके पास बुक होगी तो आप इसके बाकी जो विस्तार से है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 200। जितने देखिए ब्लैक बॉक्स में है, ये जो बॉक्स में किए गए हैं ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है क्योंकि बेसिक है और इसमें करंट दोनों है। अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास चुनने के लिए 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहले सहमति देना, दूसरा सहमति न देना, तीसरा है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 201 क्या है? क्या राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी है? जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं, विधेयक को स्वीकृति देना, स्वीकृति न देना। यदि विधेयक मनी बिल नहीं है तो राष्ट्रपति उसे संदेह सहित पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल कर सकते हैं। पुनः पारित विधेयक राष्ट्रपति को दोबारा प्रस्तुत किया जाता है फॉर द कंसिडरेशन, विचार के लिए। अनुच्छेद 142 क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय हेतु न्यायालय की शक्ति है। यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। इससे अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसी वाद में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिग्री पारित कर सकता है। अगला बॉयलर अधिनियम 2025। बॉयलर अधिनियम से भी प्रश्न बनने की संभावना एग्जाम में बहुत कम है। अगला देखते हैं भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण। इससे भी कुछ खास नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं। कौन सी 7वीं विधानसभा का कार्यकाल तो सार्वजनिक हुआ थी। विधानसभा क्षेत्र की कुल संख्या 70 है। कितने विधानसभा सीटें हैं? 70। मतदान जो है 5 फरवरी 2025 को, गणना 8 फरवरी 2025 को संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी 48 सीट, आम आदमी पार्टी 42 सीट। रेखा गुप्ता को यहाँ का नवीं मुख्यमंत्री घोषित बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। बस ये 2-3 फैक्ट इसमें है, बाकी और कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा। भारत यूरोप संघ के द्विपक्षीय संबंध 1960 के दशक से शुरुआत से ही हैं, जब भारतवर्ष 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देश में से एक था। नीदरलैंड में आयोजित 5वें भारत यूरोप संघ शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया है। 27-28 फरवरी 2025 के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इनका नाम याद रखिएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? उर्सुला वान डेर लेयेन। उनका अध्यक्ष के तौर पर यह तीसरा भारतीय दौरा है। उनके नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कॉमर्शियल भी आधिकारिक दौरे पर थे। यह यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कॉमर्शियल का पहला भारतीय दौरा था। लीड्स 2024 रिपोर्ट लॉजिस्टिक एसेस अक्रॉस डिफरेंस स्टेट केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन या आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। प्रथम संस्करण इसका 2018 में जारी किया गया था। ठीक है, देखते हैं इसको विस्तार से। 3 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2024 की रिपोर्ट जारी की है। 6वां संस्करण है। धारणा आधारित, उद्देश्यपरक और संकेतों पर आधारित है। 70 धारणा आधारित संकेतों के 4 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2024 में सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वलिटी लॉजिस्टिक के 4थे स्तंभ के रूप में पहली बार शामिल किया गया है। स्थल रुद्र राज्य में उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश अचीवर्स में है। फर्स्ट मूवर में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। किसमें? स्थल रुद्र राज्य में, अचीवर्स में। तटीय राज्य में महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात है, कर्नाटक, तमिलनाडु है, गोवा, आंध्र प्रदेश फर्स्ट मूवर में है। बंगाल। पूर्वोत्तर राज्य में असम नंबर 1 पर, अरुणाचल प्रदेश और इसमें सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश
चंडीगढ़, दिल्ली। अगला क्या है? त्रिपुरा भाषणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के दृष्टिगत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषणी नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषणी के 3 वर्ष की अवधि के हेतु 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया है। तो भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है भाषणी के साथ ही यह देश का 8वां ऐसा राज्य है जिसने भाषणी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। देख लेते हैं भाषणी के बारे में। भाषणी जो है एआई संचालित भाषा अनुवादक मंच है। महाकुंभ में भाषणी जनवरी फरवरी 2025 में महाकुंभ आयोजन में कुंभ में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से करोड़ लोगों का आगमन हुआ था। इस पर जो है 11 भारतीय भाषाओं का अनुवाद भाषणी ने अपनी उन्नत बहुभाषी क्षमताओं के आधार पर महाकुंभ में दौरान घोषणा की गई थी। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। वन स्थिति रिपोर्ट से एक आध प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको देख लेते हैं विस्तार से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्र के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर आधारित भारत वन रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली भारत वन रिपोर्ट 1987 संदर्भ 1981-83 में तैयार किया गया था। इस श्रृंखला में 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी किया गया है। कब जारी किया गया? कौन सी रिपोर्ट? 18वीं रिपोर्ट है ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट। प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक, देख लेते हैं इसमें कुल कितने वनावरण हैं। तो 71.53 मिलियन हेक्टेयर मतलब 7,15,312 वर्ग किलोमीटर देश में भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, जिसका प्रतिशत देखेंगे तो 21.76% है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना कवर करता है? 82.74 मिलियन हेक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%। ठीक, अगला देखते हैं आगे इसमें जो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में माइक्रो वनावरण कितना है? 7.43। कौन कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, यहां से प्रश्न आपसे पूछता है। तो 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण सर्वाधिक वृद्धि शीर्ष 5 राज्य कहाँ हुए हैं? मिजोरम 241 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद गुजरात में भी हुआ है, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटक, फिर केरल। 2021 की तुलना में 2023 वनावरण में सर्वाधिक कमी कौन से 5 राज्यों में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य वर्ग किलोमीटर में तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है 77,073 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 65, छत्तीसगढ़ 58। यहाँ से आपसे जो है सीक्वेंस पूछ लेता है कभी कभी, कौन कौन से राज्य पहले पे हैं, कौन राज्य दूसरे पे है, तीसरे पे है, तो आपको इसे सीक्वेंस दे देता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला देख लेते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो मिजोरम नंबर 1 पर है 85% साथ, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, मेघालय 3 पे है, मणिपुर 4 पे है, नागालैंड 5 पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश तीसरे, महाराष्ट्र पहले, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ? महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य केरल, गोवा और छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत में 3 राज्य देखेंगे तो केरल, गोवा और छत्तीसगढ़ है। कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे, फिर महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे है। सर्वाधिक वनावरण वृक्षावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य मिजोरम और अरुणाचल, वही बार बार पूछ रहा है, ठीक बता रहा है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। शीर्ष 4 राज्य क्या है ये भी देख लेते हैं। 21 वृक्षावरण सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान में। सबसे ज्यादा वृद्धि उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश में हुई है, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। तो इस रिपोर्ट के
तहत देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 17,435 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र के 7.24% तथा भारत के कुल वन क्षेत्र के 2.25% है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? 15,045 वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। बस इतना याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वन आवरण की स्थिति में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं और न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, फिर लखीमपुर खीरी में, फिर मिर्जापुर में। 3 जिला उत्तर प्रदेश का शीर्ष में है। कौन कौन सा? सोनभद्र, उसके बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद मिर्जापुर। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूनतम भदोही और संत कबीर नगर, मऊ और संभल में। सर्वाधिक वनावरण और प्रतिशत वाले जिले, जब सबसे ज्यादा वन वहां पाए जाते हैं तो सोनभद्र में भी नंबर 1 पे रहेगा, प्रतिशत में भी, लेकिन नंबर 2 पे चंदौली है, तीसरे पे श्रावस्ती है, न्यूनतम में संभल है, भदोही है और मैनपुरी है। अगला है उत्तर प्रदेश से कुल वृक्षावरण 8,950 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.72 है। इस प्रकार कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 23,996 वर्ग किलोमीटर। अगला है सोनवग्र सुरंग का उद्घाटन हुआ है। जेड मोड परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा की गई है जनवरी में। जम्मू कश्मीर के जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना राष्ट्रीय परियोजना है ये। इसको देखते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना एनपीपी के अनुरूप नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए अध्ययन करने के एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए दायित्व का जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय जल विकास बोर्ड एजेंसी को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया है। कब? 25 दिसंबर 2024 को। यह परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है, देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। ठीक, याद रखिएगा, देश को पहले जोड़ने वाली नदियों की परियोजना है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर इसका योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। परियोजना के तहत कौन कौन से जिले इसमें? छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में। दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की गई है। देख लेते हैं केन बेतवा। और इससे परियोजना से लाभान्वित जो है जिले जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? बादा है, महोबा, झांसी और ललितपुर उत्तर प्रदेश में, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? बादा है, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर। मध्य प्रदेश का पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर आदि जिले जो है शामिल हैं। केन एवं बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य अंतरराज्यीय नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? कटनी जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अहिर गंवा गांव में है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बादा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित चिल्ला गांव में यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर स्थित रानेह जलप्रपात एवं केन घड़ियाल सेक्चुरी 2 पर्यटक आकर्षण केंद्र भी है। इस पे केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश है। बेतवा नदी पर राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध निर्मित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? परीक्षा, माता टीला बांध। उद्गम स्थल रायसेन जिला है। पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ठीक, बस इतना ही फैक्ट इसमें याद रखिएगा। अब अगला है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। यह SGVN लिमिटेड ने इस परियोजना का सफलतापूर्वक चालू किया है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले स्थित ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना में से एक है।
उल्लेखनीय है कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क होगा, 600 मेगावाट। ठीक। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है, कहां पर है? गुजरात में है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया था। इस दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया था। दिसंबर 2024 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। ये सीमावर्ती है और पहला गांव मोढेरा है। ठीक। मोढेरा के बाद ये दूसरा सौर ऊर्जा संचालित गांव है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार के उनके संगठनों को मौलिक बुनियादी संहिता को, शक्तियों को, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों का रूपरेखा निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अंगीकृत किए जाने के समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान है यह। ठीक। 12 अनुसूचियां वर्तमान में और 448 अनुच्छेद हैं। इस संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। प्रथम संविधान संग्रहालय है भारत में, इस तरह का पहला संविधान संग्रहालय है। चलिए आगे देखते हैं। संविद भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है। नवंबर 2024 में भारत में प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यह भारत के पहले संग्रहालय टूर गाइड रोबोटिक का अनावरण भी किया गया है। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया है। अगला है झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। 5वीं विधानसभा झारखंड की है और 14वीं विधानसभा महाराष्ट्र की है। बस इतना याद रखिएगा और कुछ इसमें खास नहीं है। सीटों की संख्या भी कभी कभी पूछ लेता है। झारखंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 81 है, 9 सीटें अनुसूचित जाति, 28 अनुसूचित जनजाति। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 288 सीटें। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। ठीक, यह है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। यह एक प्रकार का रसायन मुक्त खेती है जो पशुधन, जिसमें देसी गाय को प्राथमिकता आधारित, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित हो। कोई इतना खास नहीं है। अगला देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस पहल की स्थापना 2016 में की गई थी। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? यह भारत सरकार की नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अटल इनोवेशन मिशन को जो है जारी करने की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस मिशन की अवधि कब तक है? 31 मार्च 2028 तक निर्धारित की गई है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कब तक निर्धारित की गई है? 31 मार्च 2028 तक। शुरुआत कब हुई थी? 2016 में अटल इनोवेशन मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला देखते हैं आगे। पीएम विजय लक्ष्मी योजना क्या है? विद्या लक्ष्मी योजना क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। उसका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक, निर्धन छात्रों के लिए है। उद्देश्य देख लिए। नई केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजना है ये। बिना जमानत, बिना गारंटी, बिना जमानत और बिना गारंटी मुफ्त ऋण प्रदान की जा सकती है। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने अन्य प्रमुख पहल कौन कौन से किया है? पीएम शहरी, पूर्ण नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, 7 सितंबर 2022 को स्वीकृति। संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों में सशक्त बनाने का लक्ष्य है। कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष है। समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना है। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। उल्लास, यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी लोकप्रिय है। यह एक केंद्र प्रेरित योजना है। विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा में से वंचित रह गए 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के बच्चों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। निपुण योजना है नेशनल इनिशिएटिव फॉर
इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग द न्यूमरेसी 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया है। देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी संरचना का करना है। निष्ठा योजना याद रखिएगा, कब 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया है। बस 2 चीज इसका दिवस याद रखिएगा बस। अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना। भारत में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फास्फेटिक एवं पोटास, खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इन उर्वरकों का बड़ा आयातक देश भी है। तो 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया है। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। ठीक है, तो इसमें बस यही याद रखिए कब शुरू की गई थी। तो शुरुआत इसका कब किया गया था? 30 नवंबर 2023 को। ठीक, आगे देखते हैं हरियाणा जम्मू विधानसभा। ठीक, विधानसभा सभी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। अगला है 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है केंद्रीय बजट 2023-24 में। मेक AI इन इंडिया, मेक AI वर्क फॉर इंडिया। ठीक, और अगला है कृषि स्वास्थ्य एवं सतत शहरों के लिए किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI IIT दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र के लिए IIT रोपड़ द्वारा जारी किया जाएगा। सतत शहर क्षेत्र के लिए IIT कानपुर द्वारा जारी किया जाएगा। भारत का प्रथम व्यवहारिक AI डाटा बैंक 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत के पहले व्यवहारिक AI डाटा बैंक की शुरुआत की है। इंडियन फर्स्ट पेशेंट AI डाटा बैंक। यह AI डाटा बैंक उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग के वास्तविक समय विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यह पहल का उद्देश्य शोधकर्ता, स्टार्टअप, डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विधिक डाटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय। अगला है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, 4500 वर्ष पुराना है। गुजरात के अहमदाबाद के निकट लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास की परिकल्पना की प्राचीन काल से आधुनिक समय तक संपूर्ण भारत में प्राप्त विधित एवं समृद्धित कलाकृतियों और संस्कृतियों को प्रदर्शित करेगा। इसमें भी कुछ खास याद करने लायक नहीं है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इसमें देख लेते हैं, ये कुछ फैक्ट हैं। यह इस चरण में एक लाइट हाउस संग्रहालय निर्माण और विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस वाला संग्रहालय होगा। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की कोई ऐसा संभावना नहीं है। बाकी सब बहुत पुराने फैक्ट हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। ठीक, सब आप लोग पहले इसको आप पढ़ चुके हैं, तो PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़िए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। PDF के साथ आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका आप हमारे चैनल पर आकर इसको जो है देख सकते हैं। इसमें वन लाइनर कराया गया है, राष्ट्रीय परिदृश्य कराया गया है, और बाकी आगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, खेल, उत्तर प्रदेश विशेष सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर